हेलो एंड वेलकम टू एफके स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिरोज सर। आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रेशर की। तो 10th और 12th के स्टूडेंट्स आप लोग काफी परेशान होंगे, मुझे पता है किन चीजों से। सबसे पहले आपको मार्क्स के डर है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, दोस्तों की कंपैरिजंस है और रिलेटिव्स का अलग प्रेशर है। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरह से ये प्रेशर्स को टैकल कर सकते हैं। तो बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना, एग्जाम्स आपकी नॉलेज टेस्ट करता है, आपकी वैल्यू नहीं। और ये जो मार्क्स होते हैं, ये एक फ्यूचर का रास्ता दिखा सकते हैं, आपकी पूरी लाइफ नहीं डिसाइड करता। तो फिर कितना टेंशन लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए, लेट अस सी। अगर आप जीरो टेंशन ले रहे हो, मतलब आप एक आलसी और केयरलेस इंसान। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो तो उसकी वजह से कई दफा आपका माइंड ब्लॉक हो सकता है, आप लिखते या पढ़ते समय ब्लैंक हो सकते हो। और अगर आप मॉडरेट टेंशन लेते हो तो मतलब आप सही जा रहे हो। तो मॉडरेट टेंशन लेना जरूरी है, ना ही एकदम कम ना ही एकदम ज्यादा। टेंशन आना, मॉडरेट टेंशन होना, ये नॉर्मल है। उसे एक्सेप्ट कर लो, ये हमेशा रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। चाहे आज आपकी एक पढ़ाई वाली लाइफ चल रही है, वो ले लो, या फिर इन फ्यूचर, मॉडरेट टेंशन इज एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉर्मल। उसके साथ फाइट मत करो, उसको कम करने की कोशिश मत करो। वो आपके लिए एक बूस्ट की तरह काम करेगा। देखो बच्चों, आपको दो जगह बहुत ज्यादा टेंशन होगी। एक तो प्रेजेंट फेस यानी रिवीजन फेस में, और एक पेपर लिखते वक्त। तब आप स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करते हैं वो देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिवीजन करते वक्त कैसे हम स्ट्रेस को टैकल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा पोर्शन बाकी है, ये चैप्टर मैंने रिवाइज ही नहीं किया है और बहुत कम टाइम बचा है, कैसे होगा ये सारी चीज़ें। ये सोचनी नहीं है, बिकॉज यू कांट चेंज दैट। तो सबसे पहले आप लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। यू कैन स्टार्ट विद द इजी टॉपिक्स फर्स्ट। सबसे पहले इजी टॉपिक्स जो आपको याद है वो आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, उसको कंसेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद टफ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। वो दोनों चीजें होने के बाद उन टॉपिक्स पे जाएंगे जिसको आपने अब तक टच भी नहीं किया। लेकिन उन न्यू टॉपिक्स को इतनी डिटेलिंग नहीं लेना है कि आपका पहली वाली चीज वाइप आउट हो जाए। बिकॉज क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे एक साथ बहुत सारा आपका दिमाग ओवरलोड कर लेता है और वो चीज़ इतने अच्छे से याद नहीं होगी जितनी पहली वाली चीज़ है। इसलिए पहली वाली चीज़ों जो आपने याद किए उसको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप पहले रिवीजन करेंगे अच्छा, जो आपने ऑलरेडी, आपको याद है, जिनके मार्क्स आपको फुल मिल गए हैं ड्यूरिंग प्री बोर्ड्स, ठीक है। बिकॉज सबसे ज्यादा रिग्रेट और गिल्ट कब होगा पता है, जब आपको वो टॉपिक्स आप बोर्ड में नहीं लिख पाओगे जो आपको परफेक्टली याद थे, जिसके मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल चुके थे, लेकिन रिवाइज न करने की वजह से आप बोर्ड एग्जाम में वो नहीं लिख पाए। तो वो गिल्ट बहुत ज्यादा होता है। और जो हमें याद किया ही नहीं हमने और वो बोर्ड एग्जाम में आ जाए, वो हम छोड़कर आ जाए, तो उसका गिल्ट इतना नहीं होता जितना जो याद था उसका होगा। तो बेटर है कि जो आपने याद किया है उसे बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब आ जाती है बात, जो आपने अभी तक टॉपिक्स टच किए ही नहीं है। अब उन टॉपिक्स में से भी सिर्फ इजी इजी टॉपिक्स आप करेंगे, ठीक है। टफ टॉपिक्स इस मोमेंट पे लेना रिस्की हो सकता है और वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है। तो बेटर है आप इजी टॉपिक्स लें, और जो टफ टॉपिक्स है उसकी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग कर ले, कीवर्ड सिर्फ याद कर ले। और हम जब एग्जाम लिखते हैं तब हम एक ऑथर राइटर सारे बन जाते हैं और हम खुद की किताब लिखना भी चालू कर देते हैं, खुद के डेफिनेशंस भी लिखना चालू कर देते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। सी, जब भी आप पेपर पे एग्जाम्स लिख रहे हो तब आपको यही सोचना है कि इफ माय एग्जाम इज ऑफ 80 मार्क्स,
मैं पूरा 80 मार्क्स का पेपर लिख के आऊंगा, 1 मार्क्स भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं टुवर्ड्स स्ट्रेस ड्यूरिंग राइटिंग पेपर। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, ठीक है, सबसे पहली चीज आपको सारे क्वेश्चंस को कामली देखना है। आपके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए रिकॉल करने की, क्योंकि क्या होता है, बच्चे जैसे ही देखते हैं किसी क्वेश्चन को और फिर तुरंत रिकॉल करते हैं। अब वो रिकॉल करते करते नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और फिर तुरंत दोनों एक साथ रिकॉल करते हैं। इससे क्या हो जाता है, जंबल हो जाता है, एंजाइटी क्रिएट होती है और एक फीलिंग आती है कि मुझे अब दोनों भी याद नहीं है, या फिर याद नहीं कर पा रहा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। ये सारी साइकोलॉजिकल चीज है। आपको क्वेश्चन पेपर देखने के बाद रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप दो ही चीजें सोचेंगे, एक, ये आता है क्योंकि मैंने लिखा है। आपको रिकॉल करके याद करके बोलने की जरूरत नहीं है कि ये आता है, बस आपने ये पढ़ा है कहीं ना कहीं। रिकॉल आप कब करेंगे, जब वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, जब आएंगे, जब लिखना शुरू करेंगे तब रिकॉल करेंगे, उससे पहले नहीं। आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, ये आता है, ये भी आता है, क्वेश्चन 2 भी आता है, क्वेश्चन 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें 5 क्वेश्चन छोड़ना है, हम ये सोचेंगे आता तो नहीं है लेकिन लिख लूंगा, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे राइटर हैं। ठीक है, ओन वर्ड्स में हम सारे आंसर्स लिखेंगे विद गुड प्रेजेंटेशन। सी, प्रेजेंटेशन हमेशा आपकी राइटिंग की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है। वो ये बोलती है, जो भी आंसर की हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो पहले ही बता देती है कि ये आंसर परफेक्ट है मेरा। और जो आंसर आपको नहीं आता है, जो आप आंसर ओन से लिख रहे हो, वो आप इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हो कि वो खुद चीख चीख के बोलती है वो आंसर कि ये आंसर पढ़ा हुआ नहीं है, ये आंसर मेरा ओन से लिखा हुआ है, मॉडरेटर्स प्लीज ध्यान से मेरे मार्क्स कट कर देना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही आप ओन से आंसर लिख रहे हो, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी आपका परफेक्ट आंसर के लिए थी। ठीक है, मॉडरेटर्स, बीइंग अ मॉडरेटर, मैं खुद देखा हूं बच्चों को अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हुए, और हम मॉडरेटर्स ये सोचते हैं बस आप लिखो, आप हमें बेवकूफ बना सकते हो, एंड वी आर रेडी टू गेट फूल्ड। सी, एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो नहीं आता है तो छोड़ के आ जाते हैं आंसर्स। ठीक, और फिर लास्ट में उन बच्चों को हम मार्क्स देने के लिए सोचते हैं कि हम कहाँ मार्क्स दें, क्योंकि लिखा ही नहीं। जो अटेम्प्ट किया वो राइट है, जो अटेम्प्ट नहीं किया उसमें हम मार्क्स कहाँ दें। और उन्हें फिर कभी कभार पास करना या एक एवरेज मार्क्स देने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है। हम तो बस चाहते हैं कि आपका एफर्ट्स देखना चाहते हैं। सी, एक मॉडरेटर जब वो आंसर देखता है जो एक्चुअली में सही नहीं है, बट एक स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, एफर्ट दे रहा है उसको सही बनाने के लिए, तो वो एफर्ट भी हम मॉडरेटर्स देखते हैं और उसके बेसिस पे भी उसको कुछ मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, देखिए, आप मार्क्स, आप आंसर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो पक्का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर आंसर अटेम्प्ट करते हो, ओन से लिखते हो, तो शायद मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है हमें, सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आपको रीडिंग टाइम में क्वेश्चन पेपर मिलता है और उस रीडिंग टाइम ही आपको ब्लैंक कर सकता है या फिर चिल कर सकता है। ठीक है, वो रीडिंग टाइम को आपको बहुत ध्यान से यूज करना है। सिर्फ आपके 2 रिएक्शन होंगे क्वेश्चंस देखने के बाद। पहला रिएक्शन, ये तो आता है, और दूसरा रिएक्शन, ये लिख लूंगा। तीसरा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए कि यार ये तो आता ही नहीं है, ये मैं कैसे लिखूं, शिट ये क्वेश्चन भी आ गया। ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ 2 रिएक्शन, ये तो आता है और ये तो लिख लूंगा। ठीक है, और लिखते वक्त आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए। जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, आंसर पेपर आपको मिल गया, सबसे पहले लोगों के लिए एक
इशू रहता है कि हम ऑर्डर फॉलो करने हैं कि नहीं क्वेश्चंस के। तो अगर आप मेरी माने तो जैसा ऑर्डर क्वेश्चन पेपर का है वैसा ही फॉलो करें। कुछ लोगों को खास करके मैथ्स में ये आदत होती है कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बाद में सॉल्व करते हैं, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरी मानो तो आप जैसा ऑर्डर है वैसे ही फॉलो करो, ठीक है। पहले एमसीक्यूज या जो भी है, जो ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर है सेम ऑर्डर में आप करो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो मैं बताता हूं। जैसे कि अगर आपने 30th क्वेश्चन पहले किया, 31, 32, 33 किया, फिर आपने 21, 22 किया, फिर आपने एमसीक्यूज किए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कोई क्वेश्चन मिस कर दे। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने 1 से 2 क्वेश्चंस मिस कर दिए क्योंकि उन्होंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, उन लोगों ने वो क्वेश्चंस देखे ही नहीं। और आप बोलेंगे कि सर लास्ट मोमेंट पे तो हम सब चेक कर लेंगे। लास्ट मोमेंट पे पहली चीज तो लास्ट मोमेंट पे आपको टाइम मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वो आंसर अटेम्प्ट कर सके। तो बेटर होगा कि आप ऑर्डर को फॉलो करें, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर है उसी ऑर्डर में आप आंसर्स लिखें। आपका ये जो 3 आवर्स का पेपर है या जितने भी टाइम का आपको पेपर होगा, उसमें आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके आंसर पेपर में होगा। आपको इधर उधर देखकर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इधर उधर देखते हो तब आपका दिमाग उन चीजों में लग जाता है, न कि आपके आंसर में लगेगा। अगर आपको सोचना भी है तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड देन थिंक, ठीक है। इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है, कौन पियोन आया उस क्लासरूम में, टीचर कहां खड़ी है, टीचर मुझे देख रही है कि नहीं देख रही है, मेरे दोस्त ने कितने सप्लीमेंट्स लिए, मेरा दोस्त अभी पानी पी रहा है, मेरे दोस्त ने क्या पूछा, वो सब आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपका कंसंट्रेशन सिर्फ आपके आंसर पेपर में होना चाहिए। अगर आपको सोचना भी है तो आपको आंखें बंद करके सोचनी है, न कि इधर उधर देख कर सोचना है। आपको ये टेंशन भी नहीं होनी चाहिए कि मेरे दोस्त ने ज्यादा सप्लीमेंट्स ले लिया और मैंने तो अभी तक मेरा बुकलेट खत्म ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, उनको लगता है जो राइट होगा उसमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, जो पहले होगा उसके मार्क्स मिलेंगे, जो बाद में होगा उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो राइट हो। तो बेटर है जिसमें आप ज्यादा श्योर हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। राइटिंग क्वेश्चन नंबर, बहुत बच्चे इस तरह से एक मिस्टेक्स करते हैं कि क्वेश्चन नंबर लिखते ही नहीं, डायरेक्टली दे स्टार्ट विद द आंसर, या फिर वो भूल जाते हैं। तो ये आदत बहुत बेकार है। अगर आपका आंसर परफेक्टली करेक्ट है बट उसके सामने उसका सही क्वेश्चन नंबर नहीं है तो यू वोंट गेट मार्क्स। सो बेटर केयरफुली राइट द क्वेश्चन नंबर। और हाँ, आंसर्स लिखते वक्त कुछ बच्चों को ये डाउट्स होते हैं कि चाहे फिर वो मैथ्स हो या साइंस, मैथ्स के फिगर्स हो या साइंस के डायग्राम्स, उन्हें ये डाउट्स होता है, वो बार बार टीचर से पूछते हैं कि मैम इसका फिगर बनाना है, मैम इसका डायग्राम बनाना है। तो वो जितने टाइम में वो पूछते हैं उतने टाइम में तो वो अपना फिगर या डायग्राम बना चुके होते हैं। तो बेटर है कि आप बना लें और पूछने में टाइम वेस्ट ना करें। और जब आप घर पे रिवीजन कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस एक सब्जेक्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बीच बीच में आप लाइटर सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे कि मैथ्स अगर आपने 1 घंटा 2 घंटा कर लिया है, उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, कुछ खा लें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले, ठीक है। खास करके लंबी लंबी सांसें लेना, खुली हवा में आसमान को घूर कर तो नहीं लेकिन एटलीस्ट देखना, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा। ब्रेक लेने के बाद एक टफ सब्जेक्ट के बाद एक आप इजी सब्जेक्ट भी लेना चाहिए, जैसे कि वो लैंग्वेजेस हो सकते हैं, या फिर आप कुछ ग्रामर्स कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप फिगर्स बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं। तो कुछ लाइटर चीज इन बिटवीन होनी जरूरी है। और
अपने आप को चिल रखो, कंटिन्यू पढ़ो, बट ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहे, कंटिन्यूअस ना पढ़े। 6 से 7 घंटा सोना भी जरूरी है। कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, वो आपका चॉइस है, ठीक है। अगर आप मेरी बात कहें तो मैं तो लेट नाइट पढ़ता था, वो मुझे ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। और हाँ, एक और बात बच्चों, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ध्यान से, खास करके सोशल स्टडीज में जहां पर लेंदी आंसर्स होते हैं पढ़ने के लिए, तो पूरे पूरे आंसर रटने के बजाय आप सिर्फ इतना याद रखें। फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स के लिए है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 मार्क्स के लिए है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए, कम से कम। ज्यादा भी आप लिख सकते हैं। वो सारे पॉइंट्स पूरी तरह से याद रखना और रटने से अच्छा है कि आप उनमें सिर्फ कीवर्ड्स लिख ले, 1 से 2 कीवर्ड फॉर 1 पॉइंट। अगर एक कीवर्ड भी आप अंडरलाइन करते हैं और सिर्फ वो कीवर्ड को याद रखते हैं, और आप एग्जाम में उस एक कीवर्ड से पूरी एक लाइन तो आराम से बना लेंगे। सो पूरी लाइन को रटने से अच्छा है कि आप वो आंसर को समझे और मेन कीवर्ड को याद रखें। एक 5 मार्क्स के आंसर के लिए आपको सिर्फ 5 वर्ड को याद रखने की जरूरत है, बट ये वो वर्ड कौन सा होगा वो आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, वो मेन कीवर्ड होना चाहिए ताकि आपको वो पूरा पॉइंट याद आ जाए, ठीक है। तो कीवर्ड्स बनाकर याद कीजिए, और जब आप आंसर लिख रहे हैं एग्जाम्स में तब आपको पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने। कुछ बच्चों की आदत होती है वो एक पैराग्राफ में लिख देते हैं, उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आपको पॉइंट वाइज लिखने के मिलेंगे। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 सेपरेट पॉइंट्स होने चाहिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 सेपरेट पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। वो आप पॉइंट कैसे बनाते हैं वो आपका लुकआउट है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एग्जाम्स नजदीक है तो साइकिल वगैरह, बाइक वगैरह चलाने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर बहुत केयरफुली चलाना है, बिकॉज आपकी हेल्थ को आपको बहुत ध्यान देना है। फास्ट फूड, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, घर का लाइट खाना खाइए, ज्यादा हैवी मत खाइए कि आपको नींद आने लग गया। और लाइट खाना खाते हुए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए और रिवीजन करने के लिए मौका मिले, ठीक है। तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे एडवाइजेस आपको फायदा पहुंचाएंगे, और दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह आप सबके पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।